सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ये आपका बीपीएससी 134 यानी कि सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल का ये कोड है, जो कि आपके 22 क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एग्जाम के लिए आपके वैल्यूएबल है, इन्हीं 22 क्वेश्चंस का आपका देखा जाता है पूरा एग्जाम कवर होता है। इन्हीं 22 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट आउट होंगे और ये आपके जो मैंने आपके 1 से लेके 11 तक मैंने क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए लिंक पर आप विजिट करके उस फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और आज के जो सेशन में हम यहाँ से 12 से लेके 22 क्वेश्चंस को कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। मार्टिन कप्लान द्वारा निर्धारित 6 अंतरराष्ट्रीय उपागम को बताइए। इसमें हम ये आपके पर्टिकुलर जो मार्टिन कप्लान थे, जो कि जिसका आंसर देखा जाता है कि मार्टिन कप्लान द्वारा 6 उपागम दिए गए थे, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो होता है पूर्ण रूप से किस प्रकार कार्य करता है। अब इसके बाद आपका देखा जाता है शक्ति उपागम आ जाता है, पहला आपका श्रृंखलात्मक उपागम आ जाता है, आपका व्यवस्थात्मक उपागम आ जाता है। इस तरीके से सारे उपागमों के उनके द्वारा 6 उपागम दिए गए थे, उनके तहत ही आपका इन उपागमों की चर्चा आप क्वेश्चन नंबर 12 में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुधार को दर्शाइए, यानी कि शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसमें कुछ सुधार आए हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है कि वो कौन कौन से सुधार है। पहली बात तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र, जैसे आपको भी पता है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र की गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वो पूरे विश्व का बोलबाला या फिर जो भी कोई देश है उसके विरुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार आपका अमेरिका पूरा शीत युद्ध के बाद विजयी बनकर आता है, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र भी अपने बोलबाल की व्यवस्था में आ जाता है, उसमें अपने परिवर्तन करता है, जिस स्थिति में आपका देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे क्या है कि हथियारों को रोक लगाने की बात कही जाती है, पूंजीवाद की व्यवस्था को मतलब आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, और आपका देखा जाता है कि वैश्वीकरण की दौर आ जाता है, सतत विकास की व्यवस्था को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया जाता है। तो ये आप पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लीजिए तो नारीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें, यानी कि जो नारीवाद है, इस क्वेश्चन में आपको देखा जाएगा नारियों की स्थिति के बारे में एक्सप्लेन करना है कि नारियों ने अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार का मांग करने के लिए, उन्होंने जो मूल सिद्धांत है, यानी कि अपने अधिकारों की, अपनी स्वतंत्रता की मांग करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन की व्यवस्था को अपनाया, उन सभी का चर्चा हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विश्व युद्ध का क्या है तथा इसके कारणों का व्याख्या करें। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, जिसके अंतर्गत हम ये दिखाएंगे कि आप आंसर के रूप में देखा जाए तो आप बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होकर 1918 तक चल रहा, जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है 2 गुट थे, आपका धुरी राष्ट्र और आपका बोल सकते हो मित्र राष्ट्र के रूप में ये आपकी व्यवस्था देखने को मिला। और इसके कारणों की बात कर ली जाए तो आपका पहली बात तो यह है कि यूरोपीय व्यवस्था का वर्चस्व का फैलाव होना, और उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं हथियारों की दौड़ लगना, और वैश्वीकरण की व्यवस्था के रूप में अपने देश के साथ दूसरे देश को भी आगे बढ़ाना, या फिर मतलब बोल सकते हो भाईचारे की भूमिका करना होना। ये सारी पॉइंट्स आप क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 15 में करेंगे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद की समालोचना करें, यानी कि मॉर्गनथाउ द्वारा यथार्थवाद की व्यवस्था या जो दी गई है, उसके अंतर्गत हम ये बताएंगे कि मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद को किस तरीके से आगे बढ़ाया है, उनकी क्या सोच व्यवस्था है, उसके बारे में हमें उसके रूप की आलोचना करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका शीत युद्ध की उत्पत्ति का वर्णन करें। शीत युद्ध ये मींस कि कोल्ड वॉर क्यों हुआ था। पहली बात तो ये है कि आपको आंसर के रूप में इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, शीत युद्ध का मतलब ही आपका देखा जाता है ठंडा विश्व युद्ध, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस पे किसी भी प्रकार का हथियारों का जो है उपयोग ना करके यहाँ पे मानसिक स्थिति या फिर विचारधाराओं का दो विचारधाराओं का लड़ा गया युद्ध था, जिसके अंतर्गत एक तरफ आपका साम्यवाद, दूसरी तरफ आपका बोल सकते हो पूंजीवाद के रूप में, यानी कि सोवियत संघ, और आपका दूसरी तरफ आपका उत्तरी अमेरिका के रूप में ये घटना घटित हुआ। तो उसके उत्पत्ति के कारण क्या थे। पहली बात तो यह कि दो अलग अलग विचारधाराओं को अपना वर्चस्वता दिखाना कि हाँ हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये इसका बोल सकते हो उत्पत्ति का कारण है।
और उसके बाद आपका दोस्त महाशक्तियों का उदय हो जाना, ये भी उसका व्यवस्था का दौर है, जिसके कारण आपकी शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की क्वेश्चन नंबर 20 है आपका मोर्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो स्टूडेंट आपको इसमें यह बताना है कि मोर्गेनथाउ ने जिस प्रकार यथार्थवाद को आगे बढ़ाया था, उन्होंने ही सर्वप्रथम यथार्थवाद की संज्ञा को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातों को रखा था, जिसके अंतर्गत उनके सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। तो जैसे कि आपके फर्स्ट सिद्धांत आ जाते हैं मानवीय स्वभाव, जिसके अंतर्गत मानव का स्वभाव किस रूप में होता है, और उसके बाद आपका राष्ट्रीय शक्ति, आपके हित शक्ति, और आपके बोल सकते हैं राष्ट्रीय शक्ति के रूप में। ये सारे सिद्धांतों की व्याख्या आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 21 है रचनावाद के विभिन्न संस्करणों का व्याख्या करें। यानी कि जो रचनावाद है उसके विभिन्न संस्करण, यानी कि जब हम कोई रचना करते हैं उसके जो पॉइंट्स है, यानी कि किस बेसिस पे रचना की जाती है। फॉर एक एग्जांपल लाइक दैट, ये जैसे कि एक मार्कर है, इस मार्कर की रचना क्यों की गई होगी, क्योंकि लिखने के लिए यूज हो सके, व्हाइट बोर्ड के लिए यूज हो सके। इसी तरीके से जो रचना की किसी चीज की व्यवस्था की रचना की गई है उसके कारण क्या है, यानी कि कौन सा मोटिव है वो उसकी चीज की रचना करने की। तो आपको ये बताना है रचनावाद से हमारा अभिप्राय यह है कि जब हमारी राजनीति व्यवस्था, हमारी नीति व्यवस्था में जब धीरे धीरे उस परिवर्तन के लिए जब हम कुछ ही आवश्यकता पड़ने पर या फिर जरूरत पड़ने पर अब जब हम किसी चीज की रचना करते हैं, चाहे उद्योग व्यवस्था की, वो हमारा रचनावाद कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि रचनावाद हमारा एक संविधान भी एक रचनावाद के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान की भी रचना की गई थी, वो हमारा रचनावाद कहलाता है। संविधान की रचना क्यों की थी? संविधान में हमारे लिखित रूप में हमें ये सारे अधिकार दिए गए हैं, लिखित रूप में नीति व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया, तो उसी चीज के लिए आपकी रचना की गई थी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की क्या भूमिका रही है, व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है शीत युद्ध आपका देखा जाता है कि 1947 से लेके, पूर्ण रूप से देखा जाए 1947 से लेके, लेकिन ये जो समय अवधि रहता है 1945 के आसपास ही माना जाता है। जब आपका देखा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, तब उसके बाद आपका देखा जाता है 1991 के आसपास ये पूर्ण रूप से देखा जाता है, और इसकी बोल सकते हो कि 1992 में पूर्ण रूप से खत्म भी हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर देखा जाए ना, शुरू तो इस सन से होता है, लेकिन शुरुआती जो होता है यहीं से हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शीत युद्ध है वो विश्व युद्ध के दौरान ही हो जाता है, जब दो महाशक्तियों के उदय होने के बाद, जो कि एक तरफ आपका पूंजीवाद था, दूसरे आपका साम्यवाद था। तो उसमें यही देखा जाता है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की भूमिका क्या रही है। तो ये देखने को मिला है कि शीत युद्ध के दौरान, यानी कि जो शीत युद्ध चल रहा था, टाइम पीरियड जो चल रहा था, उसके अंतर्गत अमेरिका अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा रहा था, अलग अलग हथकंडे अपना रहा था। उस स्थिति में पूंजीवाद को पूरे विश्व पर दबाने का प्रयास कर रहा था। शीत युद्ध में अपनी मोर्चे को संभालने के लिए अमेरिका जिस प्रकार से बोल सकते हो कि संयुक्त राज्य सोवियत संघ का मतलब विपक्षी के रूप में या फिर उसके मतलब विरोधी के रूप में कट्टरपंथी विरोध कर रहा था, तो वो सारी बातें आपको लिखनी है। अब उसके बाद शीत युद्ध के बाद भी अमेरिका का क्या वर्चस्व होता है, तो पूंजीवाद का मतलब बोलबाला शुरू हो जाता है, अमेरिका का मतलब स्थापना हो जाता है, और पूंजीवाद को पूरा विश्व अपनाने लगता है, पूरे विश्व पर पूंजीवाद का आधिपत्य हो जाता है। तो ये सारी बातें लिखेंगे फ्रेंड्स। तो ये थे आपके मोस्ट 22 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इन्हीं 22 क्वेश्चंस को आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका बीपीएससी 134 का जो एग्जाम है उसमें आपके अगर परफेक्टली आप इसे कर लेते हो तो 85 से तो नीचे आपके मार्क्स आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में भी अपलोड किया था, फर्स्ट पार्ट में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया लिंक, वहां से आप जाके फर्स्ट पार्ट को वीडियो को विजिट करके सारे क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो आपका ये जो 85 मार्क्स लेने का जो टारगेट है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो उससे आपका टारगेट से एक नंबर भी कम नहीं आता। तो फ्रेंड्स आप इस जितने भी क्वेश्चन को आप इसे अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेरी हेल्प चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस सिचुएशन में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना दीजिए, तो इन फ्यूचर उस क्वेश्चन पे भी हम एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।